हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को टीचिंग डायरी में स्वागत है। आइए आज हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है आधुनिक भारत के शिक्षा का विकास, इसकी भूमिका के बारे में देखते हैं। प्रारंभ में अंग्रेजों ने शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बाद के कालों में बाद के कालों में अंग्रेजों ने अपने व्यक्तिगत फायदे एवं प्रशासन रूपी यंत्र को बेहतर बनाने एवं न्यूनतम लागत चलाने के लिए भारतीयों को शिक्षित करना प्रारंभ किया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में 1781 ईस्वी में एक मदरसा स्थापित किया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में 1781 ईस्वी में एक मदरसा स्थापित किया। 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 ईस्वी में। आइए जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। इसकी स्थापना जो था 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। संस्थापक इसका सर विलियम जोन्स था। उद्देश्य भारत के अतीत को प्रकाश में लाना। भारत के अतीत को प्रकाश में लाना। इसका पत्र जो था एशियाई रिसोर्सेज था। इसी संस्था के एक सदस्य चार्ल्स विल्किंस ने 1784 ईस्वी में भगवत गीता एवं 1787 में हितोपदेशक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसी संस्था के एक सदस्य चार्ल्स विल्किंस ने 1784 ईस्वी में भगवत गीता एवं 1787 ईस्वी में हितोपदेशक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम एवं 1792 ईस्वी में गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1793 ईस्वी में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। यद्यपि सर्वप्रथम 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जनरल लॉज के नाम से अनुवाद किया गया था। मनुस्मृति को 1776 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में किस नाम से अनुवाद में किया गया था? एक कोड ऑफ जनरल लॉज के नाम से। 1793 ईस्वी में एक ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा। यही कॉलेज वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं पोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ICS के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में की गई थी। 1802 ईस्वी में इस कॉलेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे ICS लंदन स्थानांतरित कर दिया। 1806 ईस्वी में इंग्लैंड से हेलीबेरी में ICS अधिकारी का प्रशिक्षण आरंभ हुआ। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारत के शिक्षा संस्थान के विकास के लिए 1 लाख रुपया प्रदान किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारत में शिक्षा संस्थान के विकास के लिए कितना प्रदान किया था? 1 लाख रुपया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए अंग्रेजी एवं कुछ प्रबुद्ध भारतीयों का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 1793 ईस्वी में चार्ल्स ग्रांट और ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति नामक एक पुस्तक लिखी और सभी का ध्यान पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा की तरफ आकर्षित किया।
इसलिए चार्ल्स ग्रांट को भारत का आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का जनक माना जाता है। भारत के आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। यहाँ अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान एवं मानवीय विषयों का शिक्षा प्रदान की जाती थी। 1820 ईस्वी में डेविड हेयर ने कलकत्ता में बिशप जॉनसन कॉलेज की स्थापना किया। यहाँ पर अंग्रेजी एवं बंगाली भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। आइए देखते हैं लोक शिक्षा सामान्य समिति 1835 ईस्वी। आधुनिक भारत में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए 10 सदस्यीय लोक शिक्षा सामान्य समिति का गठन किया गया। इस समिति के सचिव H.T. प्रसिप और मंत्री H.H. विल्सन थे। यह समिति 2 भागों में बांटकर कार्य कर रही थी। पहला जो था प्राच्य दल था। यह लोग स्थानीय भाषा को शिक्षा का आधार बनाना चाहते थे। इस वर्ग में H.D. प्रिंस और H.L. विल्सन, वारन हेस्टिंग और मिंटो शामिल थे। इस दल में H.D. प्रिंस, H.L. विल्सन और वारन हेस्टिंग, ये वारन होगा, वारन हेस्टिंग और मिंटो शामिल थे। दूसरा जो था वो था आंग्ल दल। दूसरा दल कौन था? आंग्ल दल या पाश्चात्य दल। यह लोग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के पक्षधर थे। टॉमस मुनरो, मैकाले, एल्फिंटन, विलियम बेटिंग इसके प्रमुख समर्थक थे। लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव 2 फरवरी 1835 ईस्वी। इसे लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मैकाले कहता है, हमें भारतीयों के अंदर ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रंग रूप से भारतीय हो लेकिन सोच ज्ञान से अंग्रेज हो। मैकाले के प्रस्ताव को तत्कालिक गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग द्वारा 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान करने की बात की गई। मैकाले कहता है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत गवर्नर जनरल ऑकलैंड के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा निम्न वर्गों तक पहुंच जाएगी। चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड का शिक्षा पर निर्देश 1884 में आया था। चार्ल्स वुड के द्वारा 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये 1854 होगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 ईस्वी में। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। इसका पहला प्रावधान, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दूसरा
जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा अर्थात स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। तीसरा जो है उच्च स्तर पर शिक्षा अंग्रेजी भाषा में प्रदान की जाए परंतु स्थानीय भाषा के साथ अंतर संबंध की जाए। चौथा, महिलाओं में शिक्षा के विकास हेतु महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। इसी के सुझाव पर लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। तकनीकी एवं व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। सातवां, चार्ल्स वुड डिस्पेच विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड डिस्पेच विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड डिस्पेच किससे संबंधित था? विश्वविद्यालय शिक्षा से। आइए देखते हैं हंटर आयोग 1882 ईस्वी। हंटर आयोग जो था ये प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए W हंटर की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसका गठन किया गया था। हंटर आयोग जो था प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए W हंटर की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसका गठन किया गया था। आयोग के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। प्राथमिक शिक्षा में सुधार की जाए। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय और मातृभाषा में प्रदान की जाए। तीसरा, माध्यमिक शिक्षा को तकनीकी और व्यवसाय शिक्षा बनाया जाए। चौथा, महिलाओं की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाए। पाँचवां, 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय एवं 1807 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय एवं 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1882 ईस्वी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी। आइए अब देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का विरोधी था। लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति के विरोधी था। इसका तर्क यह था कि मैकाले का लॉर्ड मैकाले नहीं, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन मैकाले के शिक्षा नीति का विरोधी था। लॉर्ड कर्जन मैकाले के शिक्षा नीति का विरोधी था। इसका तर्क यह था कि मैकाले का शिक्षा नीति से स्थानीय भाषाओं का अतिक्रमण हो रहा है। इसी भावना से प्रेरित होकर 1901 ईस्वी में शिमला में शिक्षाविदों का एक सम्मेलन बुलाया गया। उनके सुझाव के आधार पर 1902 ईस्वी में थॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी जैसे भारतीय सदस्य भी थे। इस आयोग के सुझाव पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पहला प्रावधान इसका जो था, यह अधिनियम केवल विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। विश्वविद्यालय में योग्य एवं प्रशिक्षित प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाए। विश्वविद्यालय में शोध एवं अनुसंधान के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। विश्वविद्यालय की सीनेट को नियम कानून बनाने की स्वतंत्रता दी जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने आधारभूत संसाधनों को विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया प्रदान की जाए। आइए देखते हैं 1913 का सरकारी प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के तहत प्रत्येक प्रांत को यह आदेश दिया गया कि पिछड़े एवं निम्न वर्ग के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए।
इसकी मांग गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है सैंडलर आयोग, 1917 में आया था ये। एम सैंडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग आशुतोष मुखर्जी एवं नियाजुद्दीन अहमद जैसे दो भारतीय सदस्य शामिल थे। सैंडलर आयोग में आशुतोष मुखर्जी एवं नियाजुद्दीन अहमद जैसे दो भारतीय सदस्य शामिल थे। एम सैंडलर द्वारा करजन के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की निंदा की गई थी। इस आयोग के द्वारा निम्न सुझाव दिए गए थे। पहला, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा, इंटरमीडिएट के पश्चात विश्वविद्यालय की प्रवेश दिया जाए। तीसरा, स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यभार करने के लिए ढाका में एक एकांकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। और पांचवा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा के लिए एक महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड का गठन किया जाए। इस आयोग के सुझाव के बाद निम्न विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। पहला, मैसूर विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। पटना विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में। उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 ईस्वी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी में। और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 ईस्वी में स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं द्वैध शासन के अधिनियम। द्वैध शासन के अधिनियम शिक्षा व्यवस्था 1919। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा प्रांतों को अनुदान बंद कर दिया गया, जिसके कारण शिक्षा में गिरावट आई। आइए देखते हैं हार्टोग समिति 1929 ईस्वी को। सर क्लीव हार्टोग की अध्यक्षता में लॉर्ड इरविन के काल में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के विषय पर बल दिया था। साथ ही व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर भी बल दिया था। शिक्षा की वर्धा योजना 1937 ईस्वी में। यह योजना महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित था। वर्धा योजना जो था महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित था। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने विचार 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र हरिजन में यह सुझाव दिया था कि 7 वर्ष तक की बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। वर्धा योजना की रूपरेखा महात्मा गांधी ने 1937 में कहाँ रखी थी? अपने समाचार पत्र हरिजन में। उसका सुझाव था 7 वर्ष तक की बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद उसके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करने के लिए हस्त उत्पादन प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाए। इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ हो जाने के कारण योजना बंद कर दिया। आइए देखते हैं सर्जेंट योजना 1944 ईस्वी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1944 ईस्वी में एक योजना तैयार किया जिसे सर्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना ने 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की अनुशंसा किया। इसी के सुझावों के आधार पर बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को लागू किया था।
इसने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुधार की बात कही। आइए अब देखते हैं आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का विकास। आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का जो सर्वप्रथम आयोग गठित हुआ वो था राधा कृष्णन आयोग 1948 ईस्वी। राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। आज़ादी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के द्वारा निम्न की अनुशंसा की गई थी। पहला, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। दूसरा, इस समिति के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1953 का गठन किया गया था। तीसरा, प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक अनिवार्य कर दिया। यूजीसी का गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में, राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर। और प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक अनिवार्य कर दिया था। प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक को अनिवार्य बना दिया था। आइए देखते हैं कोठारी आयोग 1964। 1964 ईस्वी में पंजाब के शिक्षाविद दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में निम्न सुझाव थे। पहला, शिक्षा के सभी स्तरों पर नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, कार्य अनुभव, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि को शामिल किया जाए। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। और चौथा, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए। आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी। कोठारी आयोग की सिफारिशों को मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का निर्माण किया गया। इसमें निम्न प्रावधान थे। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना। दूसरा, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना। तीसरा, विज्ञान अनुसंधान एवं तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा देना। और चौथा, त्रिभाषा शिक्षा की व्यवस्था करना। आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी। इसमें निम्न प्रावधान थे। पहला, राष्ट्रीय साक्षरता दर का विकास करना। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। तीसरा, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। और चौथा, शिक्षा का समाजीकरण। तो आधुनिक शिक्षा का विकास का टॉपिक यही समाप्त होता है।